फाइनली सर भी नज़र आ गए हैं। So फाइनली अस्सलाम finally, वालेकुम सर। वी आर सो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जबेरिया असलम और आज मेरे साथ मौजूद है सर मियां हसनैन मखदूम साहब, जो कि एमफिल इन इंग्लिश लिटरेचर हैं, एंड ही इज़ अ यंग एंड enthusiastic administrator, and he's a torch bearer for the youth. And currently he's working as a principal at Stars Group of Colleges, Port Adu campus. तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वेरी बेटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सोशल मीडिया पर अक्सर आपकी पोस्ट देखते हैं हम, और आप उसमें काम करते नजर आते हैं कॉलेज में, जिससे आपका ऑफ कोर्स हार्ड वर्क शो होता है। और एक और बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है सर, वो ये है कि वो आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अमेजिंग। So sir, how would you define Stars Group of Colleges, and how is this educational system different from other systems? एग्जैक्टली सबसे आपकी बात पूरी हो गई? जी सर। ओके। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, ये काम शुरू किया, और इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग व्हेन समवन राइजेस अ क्वेश्चन। तो आपने बड़ी अच्छी एफर्ट शुरू की है कि छोटे छोटे मसाइल पर सवाल उठाना। तो ये सवाल उठाना, ये मेरे ख्याल में एक बड़े जहन की पहचान होती है। तो आपने थैंक इसके यू सर। ऊपर जी हाँ, तो आपने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। आई थिंक थोड़ी सी इंटरप्शन से मैं आपका पूरा क्वेश्चन सुन नहीं पाया। आपने जहाँ से ये जी कहा जी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से ऑनवर्ड। जी सर, आई विल रिपीट माय क्वेश्चन कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब स्टार्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और ये आपके लिए क्या है, एंड हाउ इज दिस एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अदर एजुकेशनल सिस्टम्स? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक हम बात करें अगर अपने नॉट ओनली स्टार्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बट आल्सो ऑल द प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं इस वक्त मार्केट में इन हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि हर आए रोज जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, इवन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तो कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा हो गया। तो अगर हम ये कहें बिल्कुल। कि इनमें इनमें कोई डिफरेंस क्या है, तो स्टार्स जो है दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट उसमें क्या है, तो ऐसा तो कोई चीज़ें डिफरेंट होती नहीं है, सब एक जैसी तालीम दे रहे होते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है कि उस कॉलेज को जिसने बनाया है उसका विजन क्या है और वो आखिर क्या करना चाहता है। इसमें सॉरी टू से मैं अक्सर थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता हूँ इस तरह की बातों में, कि अब हमारे जितने भी ये ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं ये इकोनॉमी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका जो बिल्कुल क्वेश्चन है कि हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट कैसे है, तो डिफरेंट एक सेंस में ये है कि अगर मैं एक यहाँ प्रिंसिपल की सीट पर बैठा हूँ तो मैंने इसको डिफरेंट बनाना है। अगर हम ये कहें कि बिल्डिंग के लिहाज से डिफरेंट है या लोकेशन के लिहाज से डिफरेंट है, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो मैटर जो चीज़ें right. करती हैं वो है विजन। नंबर वन के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो उसको चला रहे हैं उनका विजन। फिर उसके बाद है कि आपके पास फैकल्टी किस तरह की है। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है कि आप एकेडमिक के साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो आप दे रहे हैं। देखें, एकेडमिक्स है उसमें सबसे पहले अगर हम उसकी बात करें कि ये सब जो है ना वो एक जैसे ही तालीम दे रहे हैं, सिलेबस सेम है, सबके पास एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं। तो जो डिफरेंस आता है वो आता है कि सिलेबस के साथ और क्या चीज़ें दी जा रही हैं जो प्लस में है। तो वो चीज़ जो है वो इदारे को डिफरेंट बनाती है। तो जहाँ तक स्टार्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का कोट अद्दू कैंपस का ताल्लुक है, तो मैं चूंकि 13 साल लाहौर रहकर आया हूँ, तो यहाँ आने पर मुझे ये महसूस हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें जो अपर पंजाब में तो हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से मोस्टली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट हैं।
यहाँ के लोग बिल्कुल पढ़ने में, तालीम में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन यही लोग जब हाईएस्ट ग्रेड्स लेकर, इवन दैट एंट्रेंस टेस्ट पास करके यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब में चले जाते हैं, वहाँ से ये डिग्री वंस अगेन ले लेंगे, लेकिन ये कहीं भी बड़े फील्ड में कोई बड़ा काम करते हुए दिखाई नहीं देते। तो उसका जो वजह है, उसकी बुनियाद है, वो यही है कि उनको सिलेबस से हटकर कभी नहीं कुछ बताया गया कि आपने अपने लिए फैसला कैसे करना है, आपने बिल्कुल जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, लोगों के साथ डील कैसे करना है। तो ये इन चीज़ों की जो है ना यहाँ पर कमी है। तो मैं यहाँ बैठकर यही चीज़ें हैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो स्टार्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कोटद्दू कैंपस है, ये दूसरों से थोड़ा मुनफरिद हो जाए। और वो सिर्फ एकेडमिक्स की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि उसके लिए हमें साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ लेना पड़ती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो लेना पड़ती हैं। बिल्कुल सर, कोट अदू पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर। हम्म I have been receiving an overwhelming response from the people of Port Adu since the day I posted the very first flyer of this live session. तो सर, हम्म क्या ये आपकी पर्सनैलिटी है या फिर ये कोट अद्दू के लोगों का मिजाज? क्या कहेंगे आप इस बारे में? और हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कोट अद्दू? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। एक तो अगर हम देखें कि ये साउथ पंजाब में आता है, एक खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है। बिल्कुल, इसको हमारा जो इंडस रिवर है इसको साथ लगता है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल, जैसे हमारे मुल्क में अगर हम कहें, नस्ली या इलाकाई या ज़ुबान की वजह से जो एक तासुब की निगाह है, उससे देखा जाता है, ख़ास तौर पर इस रीजन को, कि ये जो कोटद्दू है, मुजफ्फरगढ़ है, डीजी खान है, मुल्तान है, ये सारा का सारा सराइकी बेल्ट है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो पंजाबी हैं। तो इनकी जितनी भी एजुकेशन है, तो वो इसी एरिया की है। तो मैं यहाँ के लोगों को ये कहता हूँ कि यहाँ से आपको अपर पंजाब में जाना चाहिए, वहाँ से सीख कर वापस आएं और फिर यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। तो यहाँ के लोगों में जो मेन चीज़ इनको डिस्टिंग्विश करती है, वो सोच का फ़र्क है। तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग उस तरह से नहीं है कि वो उनको सोच सकें। उसकी वजह ये है कि ये नस्ल दर नस्ल जैसे चलता आ रहा है और ये वैसा ही चलता जा रहा है। तो इसमें इदारे काम भी कर रहे हैं। अब इस वक्त कोटद्दू में सारे बड़े इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो बन रहे हैं, लेकिन वो कोई बड़ा काम अपने इलाके के लिए ऐसा नहीं कर पा रहे। Okay, sir. So now coming towards the topic, board results 2021. सर, आपके हम्म कॉलेज के रिजल्ट्स कैसे रहे? एंड बीइंग अ कॉलेज प्रिंसिपल, जो ओवरऑल पाकिस्तान के रिजल्ट्स थे बच्चों के, उनको आप कैसे देखते हम्म ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसके ऊपर डिफरेंट तरह की ओपिनियन मौजूद है। तो एक और आइडिया उसमें शेयर किया जा सकता है कि ये रिजल्ट जो दिया गया है, उससे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम लिए गए वो किस तरह से लिए गए, जिनकी बुनियाद पर ये रिजल्ट दिया गया। तो अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये कहा गया कि जो लाजमी सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनका एग्ज़ाम ना लिया जाए। तो एक तरफ हाउ कंट्राडिक्टरी इट इज कि हम एक तरफ उनको कह रहे हैं कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और फिर उसके साथ ही हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं। हैं? जी जी। जहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्जाम लिए जा सकते थे, वहाँ ये भी लिए जा सकते थे और इनको लिया जाना बिल्कुल चाहिए था। तो जहाँ तक नतायज की बात आती है, वो इस तरह के नतायज आए क्यों, उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। उसकी वजह क्या है? पहले भी जो जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स होते थे या बोर्ड में उनकी पोजीशन होती थी, वो सिर्फ ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते थे इनकी वजह से बनती थी। साइंस सब्जेक्ट में पूरे पूरे मार्क्स हर बच्चे को या जो टॉपर्स होते हैं उनको दिए गए और उनको दिए जाते हैं हर लिहाज से। तो अभी भी अगर हम ये देखें, कंपलसरी सब्जेक्ट उनका एग्जाम नहीं लिया गया।
अब साइंस है, उसमें थ्योरी में एक बच्चे के पास ऑब्जेक्टिव है, सारी ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे ठीक हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी ठीक हैं, तो फिर रहता क्या है पीछे उसके, वो 100% मार्क्स उसमें आ गए। अब इसके पैरेलल वो उसी तरह से मार्क्स दे रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स को, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है। तो बोर्ड में हर साल जो पोजीशन बनती थी वो इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से बनती थी, यानी उर्दू, इस्लामियात है, बिल्कुल, पाक स्टडी है, हाँ इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से बनती थी। यही सब्जेक्ट अब जिसके, डिफरेंशिएट करते थे बच्चे। जी बिल्कुल, तो अब इन्हीं में जिसके, अब साइंस में तो उनके पूरे आ गए हैं और हर साल आते हैं और बहुत सारे बच्चों के आते हैं। अब रहते कहाँ पर थे वो, उर्दू में, इंग्लिश में, अब वो सब्जेक्ट ऐसे हैं उनमें पूरे मार्क्स आते नहीं है। अब ये जिसके साइंस में पूरे आ गए उसके पैरेलल उन्होंने पूरे मार्क्स जो उनमें लगा दिए। तो इसमें फिर हैरानी वाली बात तो रहती कोई नहीं है कि ऐसे जो 4 सब्जेक्ट जिनके हुए नहीं है और उनके मार्क्स लगा दिए जाएं। और इसमें हैरानी की बात यह है कि जिन बच्चों के 1100 में से 1100 नंबर आए हैं, ये एक्चुअली 1100 से ऊपर जिन्होंने ग्रेस मार्क्स 5 मार्क्स रखे थे, ये 1105 बन रहे थे। तो जो बिल्कुल भी एक इलॉजिकल बात बनती है, तो उन्होंने वापस जो है वो इसी तरह से ले वापस लिए उन्होंने। जी सर, क्या हमारे मुल्क में स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड्स लेना स्टूडेंट्स की काबिलियत की जमानत भी होते हैं? नो, नेवर नेवर। हमारे पास अलमिया ये है कि एक तालब इल्म को, चाहे वो किसी भी लेवल का है, वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, उसके काबिलियत, उसका कैलिबर, उसकी जहानत, जो चीज भी जज करनी है, उसका हमारे पास सिर्फ एक स्केल है, एक पैमाना है, और वो पैमाना है उसके ग्रेड्स, उसके मार्क्स। इसके अलावा उसकी काबिलियत का कोई भी इनके पास स्केल नहीं है कि उसको सोचना कितना आता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को कितना सॉल्व कर सकता है। इवन ही इज एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स, but he is still unable to solve a single प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ। ये मसाइल हैं। तो यही एक मसला है कि बिल्कुल। कोई उनके पास वो स्केल, कोई पैमाना नहीं है कि उसकी काबिलियत को जज किया जा सके। तो ये एक ऐसी बात है। तो सर, इसका मतलब कि इस पर काम होना चाहिए कि उनकी काबिलियत को डिटरमिन करने के लिए कोई स्केल बनाया जाए। एग्जैक्टली ये काम होना चाहिए। पाकिस्तान में कहीं कहीं कोई कोई इदारा ऐसा मिलता है जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका प्रॉब्लम ये जाता है कि जब वो ही बच्चा, उसको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छा सोचना जानता है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, उसको प्रैक्टिकली सारी साइंस आती है, लेकिन वो ग्रेड्स या मार्क्स अच्छे नहीं ले पाया, तो वही जब सोसाइटी में आएगा तो लेंगे इसके मार्क्स कम है तो ये काबिल नहीं है। अच्छा, जिसके मार्क्स कम आ गए हैं तो आगे मेरिट नहीं बना। अब वो जो काबिल इंसान है, जो वो काबिल स्टूडेंट है, जो रियल में काबिल है, अब वो आगे नहीं बढ़ सका। तो जो, लेकिन दूसरी तरफ जिस बच्चे ने क्रैमिंग की, रट्टा लगाया और अच्छे मार्क्स ले लिए, वो तो आगे बढ़ गया। अब इस तरह जो बिल्कुल। हमारा असल टैलेंट है वो पीछे रह जाता है और जो दूसरी चीजें हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। तो ये एक हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें सिर्फ ग्रेड्स को देखा जाता है। सर, दुनिया भर में एजुकेशन ब्रेन प्रोड्यूस करती है, लेकिन हम्म हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि एजुकेशन सिर्फ ग्रेड्स प्रोड्यूस करती है, सिर्फ डिग्रीज प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा क्यों है सर? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसका डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है कि इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा क्यों है, तो ये एक सिस्टम बना दिया गया है। तो एक सिस्टम बना दिया गया, उस सिस्टम से हम बाहर नहीं आ सकते, जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, दैट इज नो मोर एजुकेशन। हम उसको एजुकेशन रियल में नहीं कह सकते। अगर हम पुराने ग्रीक फिलोसफर्स की डेफिनेशन देखें तो एजुकेशन वो कुछ और थी, हमने इसको किसी और तरह से ढाल लिया है कि बस मार्क्स चाहिए, ग्रेड्स चाहिए, सीजीपीए आपका अच्छा है तो आप काबिल हैं। इस चीज़ की एविडेंस के तौर पर मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो एम फिल हैं, 3.9 उनका सीजीपीए भी है, तो वो लेकर जब आते हैं बट दे आर अनेबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम देयर ओन सब्जेक्ट्स, या उनसे कोई और बात पूछ ली जाए तो वो उसको एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते।
उसने अपनी जो डिग्री है या उसके जो मार्क्स हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते कि मैंने ये मार्क्स कैसे लिए। अब देखें कितनी रिडिकुलस बात है कि एक बच्चे ने एक बुक के अंदर एक ऐसे लिखा हुआ है, वो डिटो कॉपी करता है, A to Z, कॉमा जहां पर है उसने वहीं पर वो कॉमा भी लगा दिया है। अब जब सारा का सारा उसने लिख दिया है, अब बोर्ड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके ये उसने ठीक लिखा है तो आप पूरे नंबर दें। यानी कि यहाँ अभी एक मुदस्सर साहब हैं, वो कहे उर्दू में 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो ये हैरानी वाली बात है कि उसके 100 में से 100 नंबर कैसे आ सकते हैं। अभी जो ऐसे है, सपोज कि ऐसे है या और भी कोई क्रिएटिव चीज है, उसमें होना तो वो क्रिएटिव चाहिए कि वो खुद से लिखे। तो वही बच्चा जो इंग्लिश में 100/100 नंबर लेके बैठा हुआ है, आप उसी को एक अनसीन टॉपिक दे दें तो वो उसमें 100 में से वो 0 पे आ जाएगा। तो ये रियल प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम का। सर, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके सिस्टम में टीचर्स ट्रेनिंग पर कितना काम किया जाता है? इसके ऊपर 0 काम है जी। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी प्लेन, ये इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान में 0 वर्क है। इस वक्त हमारे रिस्पेक्टेड टीचर प्रोफेसर जुल्फकार साहब हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साथ में वो कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मैं लाहौर में 13 साल गुजारने के बाद जो प्रैक्टिकली डेवलपमेंट या कोई ट्रेन करने वाले उस्ताद हैं तो वो सिर्फ जुल्फकार साहब हैं। तो वो चूंकि अब कैम्ब्रिज से सर्टिफाइड हैं, तो उन्होंने हमारे साथ ये आइडिया शेयर किया कि उनको जो लास्ट उनका जो सेल्टा का सर्टिफिकेट था वो उनको उस वक्त दिया गया जब उनको 100% श्योर हो गया कि अब ये जो है ये आगे टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो ट्रेनिंग सेशन में जुल्फकार साहब से हमने सीखी, इवन दैट के यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में मास्टर ट्रेनर उनको कहा जाता है, लेकिन वो दे आर सो कॉल्ड मास्टर ट्रेनर्स। उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नई नई चीज नहीं है, और कि वो उनको ट्रेन कर सकें। तो जब ट्रेनर्स इस तरह के हैं तो ट्रेन क्या करेंगे। इवन दैट कि मैं एक स्कूल में गया तो वहां पर एक मास्टर ट्रेनर बैठे हुए थे, तो उनके अंदर उन्होंने वही बात कि जी मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। मैंने कहा जी आप बिल्कुल होंगे। उन्होंने कहा जी मैं 10-20 साल से जो है ना ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैंने कहा चले मैं आपसे एक बात ही पूछ लेता हूँ कि क्लास का स्टैटिक स्टार्ट क्या होता है और डायनामिक स्टार्ट क्या होता है। तो अब ये जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल उनके लिए नई है कि स्टैटिक और डायनामिक स्टार्ट क्या होता है। सर बिल्कुल मुझे सर, सुन रहे आप हैं? स्टैटिक स्टार्ट और डायनामिक स्टार्ट पर थोड़ा इलैबोरेट कीजिएगा प्लीज। बिल्कुल ये सर मुझे सुन रहे हैं। तो स्टैटिक स्टार्ट क्या है, ये सर जुल्फकार साहब ने इसके ऊपर बात की हुई भी है ऑलरेडी कि स्टैटिक स्टार्ट क्या है। टीचर जाता है क्लास में, ओपन योर बुक्स पेज 40, रीड दिस लाइंस, तो जाके उनको शुरू कर देता है। वो ये जाकर टीचर उसको ये ऑब्जर्व ही नहीं करता कि जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं वो किसी भी लेवल के हैं, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने जो पिछला सब्जेक्ट पढ़ा है क्या वो उससे अभी निकले हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए तैयार होकर बैठे हैं कि नहीं। वो ऐसा नहीं करते। तो स्टैटिक ये है कि उसको गए और चले जी बुक निकालें और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो दूसरी तरफ जो डायनामिक स्टार्ट है, डायनामिक स्टार्ट क्या है, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं शुरू में, कि जैसे ही क्लास में गए हैं तो उसको सिलेबस या जो बुक्स हैं उससे हटकर कुछ, मैं सर ने हमें अपनी जो उनकी वीडियोस थी वो भी दिखाई कि इंटरनेशनली क्या होता है कि टीचर जो है वो कभी कोई मूवी के साथ क्लास में एंटर होता है, तो कभी कोई किसी भी तरह से जो कि बिल्कुल पढ़ाई से हटकर है। तो जैसे ही वो एंटर होता है वो कोई वीडियो दिखा देता है, इवन दैट कुछ खाते हुए चला जाता है, कुछ भी करने के लिए चला जाता है, तो बच्चे एकदम के लिए अलर्ट हो जाते हैं। क्योंकि साइकोलॉजिकली हम जहाँ पर बैठे हुए होते हैं तो हम बिल्कुल खामोश, या हमारा ब्रेन कहीं और होता है, माइंड कहीं और होता है। तो सबसे पहला काम ये है कि उन बच्चों को जाके एक्टिव किया जाए। आप बेशक उनको कोई लतीफा सुना दें या किसी कोई कोटेशन लिख दें या उसका कोई मीनिंग उनको क्लियर कर दें,
तो ये जो चीज है ये डायनामिक स्टार्ट कहलाता है, कि वो जो किताब है जो पढ़ाना है उससे पहले विद इन 5 मिनट्स तो कोई भी एक छोटी सी एक्टिविटी कि वो अलर्ट हो जाए और आपको सुनने के लिए पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन रेंडमली मेरे माइंड में आ रहा था कि सर, सिंस यूर यंग एडमिनिस्ट्रेटर माशाल्लाह, सो हमारे मुल्क में आमतौर पर ये रुझान है कि जब स्टूडेंट्स एमफिल यहाँ तक कि पीएचडी की डिग्री के साथ भी जब प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं तो कोई खास अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मौजूद नहीं होती। सबसे पहला इशू जो उनको आता है वो होता ही एक्सपीरियंस का है। सो सर, बीइंग अ टॉर्च बेयरर, हाउ वुड यू गाइड द यूथ? यस, दैट्स द पॉइंट। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने पूछी है कि पीएचडी या एमफिल या इवन दैट वी कैन से कि उसने मास्टर ही कर लिया है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन स्टिल उसको पता नहीं है कि मैंने ये मास्टर किया क्यों है। अच्छा, इसके हम जरा रूट काज से शुरू होते हैं। हम जब बच्चा 8th क्लास पास करता है हमारे सिस्टम में, तो 9th-10th में उसके लिए डिसाइड किया जाता है कि आइदर ही इज गोइंग टू अडॉप्ट साइंस और आर्ट्स। तो मोस्टली हमारे यहाँ साइंस, साइंस में मैट्रिक में उसने सपोज अच्छे नंबर ले लिए, फिर उसके पास कोई लॉजिकल रीजन, कोई वजह नहीं है कि वो एफएससी क्यों करे। मैं यहाँ बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो मैं पूछता हूँ कि आप बिल्कुल सर। एफएससी क्यों करना चाहते हैं, तो उसके पास इस चीज का आंसर नहीं है। तो आंसर होगा भी तो वो जी मेरे चाचू ने कहा है, वो जी मेरे मामू ने कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, चाचू मामू कौन है जिनको खुद नहीं पता कि एफएससी क्या है? उन्होंने कहाँ से सुना है कि जी वो मेरे भाई के बेटे ने तो एफएससी की है, लिहाजा जो है ना वो आप ही करें, लिहाजा आप ही इसको ना यही करें। अब वो बच्चा एफएससी शुरू कर लेता है। अब उसका एम, उसका मकसद, उसकी जो सबसे उसकी डिजायर्स हैं, वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। चलें हम अपने सिस्टम की ही बात करते हैं कि उसके 95% 90% उसके मार्क्स आएंगे, फिर वो एंटी टेस्ट पास करेगा और फिर वो जाके डॉक्टर एमबीबीएस में कहीं उसका एडमिशन बनेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे पास 100 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स हैं जो इस तरफ जाते हैं। अब ये जो बाकी 90 स्टूडेंट्स बच गए हैं, अब वो क्या करेंगे? मसला उनका है, अब उनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ नहीं। अच्छा चलो जी, मैं फिर ना कोई बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी कर लेता हूँ विदाउट एनी पर्पस, कि अब मैं ये जो बीएस कर रहा हूँ इसका मकसद क्या है। अब उसने 4 साल बीएस कर लिए, अब बीएस करके उसकी 16 साल तालीम पूरी हो गई। अब वो आता है मार्केट में जॉब ढूंढने के लिए। भाई आपको जॉब क्यों दें? चलें सपोज के उसने जब एमबीबीएस में नहीं हुआ, उसने कहा चले मैं टीचिंग की तरफ आ जाता हूँ। तो टीचिंग की तरफ आने के लिए उसको फिर से अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छे टीचर्स की जरूरत होगी जो उसको बताएं कि अच्छा टीचर कैसे बना जाता है। तो अच्छा टीचर बनने के लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो आपने पॉइंट पूछा है। तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक जो भी एक यंग मैन है, नॉविस टीचर है, तो उसने जब टीचर बनना है तो उसे कहा जाता है कि जी एक्सपीरियंस लेकर आए। अच्छा सपोज वो कहता है कि जी आप मेरा डिमॉन्स्ट्रेशन ले लें, जो हमारे यहाँ चलता है प्रेजेंटेशन ले लें। अब प्रेजेंटेशन जब वो देता है उसमें बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, हमारे यहाँ यही होता है। लेकिन अगर उसी बंदे को ट्रेनिंग दी गई हो, नंबर 1 उसने अपने सब्जेक्ट में डिग्री हासिल कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो उसने काम करने जाना है उसके लिए पहले प्रेपरेशन करे। अब प्रेपरेशन करने के लिए क्या है कि उसकी बकायदा एक वो ट्रेनिंग हासिल करे। और इस चीज़ की वीडियो मैं आपसे भी कहूँगा, सर जुल्फकार की यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उनकी वीडियो मौजूद है, जिसमें उनको जब उनका फाइनल सर्टिफिकेट दिया गया कि अब आप फुल्ली जो है वो अ, अपने काम के लिए आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो उसमें आप देखिएगा उन्होंने हमें वो दिखाई भी थी कि मुझे किस तरह उन्होंने ट्रेनिंग दी। और जो लास्ट बिल्कुल। उनका, जो लोग पीछे बैठकर उनको जज कर रहे थे, वो जो पीछे बैठे हुए थे, तो सर ने हमें वीडियो दिखाने के बाद पूछा कि आप बताएंगे जी इसमें कौन सी एक चीज है जिसको अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो हम उसको गैस नहीं कर पाए। तो सर ने हमें फिर खुद बता दिया कि इसमें मैंने जो वर्ड ना गुड, इसको रिपीट किया है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जब गुड के लिए बहुत सारे और अल्फाज थे
आपको ये रिपीट नहीं करना चाहिए था। यानी कि ये स्टैंडर्ड है। अब सर ने वो एक वक्त में एक ट्रेनिंग ले ली, तो अब वो आगे उस ट्रेनिंग को जब भी पाकिस्तान आते हैं तो वो जहाँ जहाँ जो जो भी प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर वो ट्रेनिंग्स देते हैं। और मेरे ख्याल में असल ट्रेनिंग वो है, और हमारे मुल्क को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो इस तरह से लोगों को इस तरह के हाँ ट्रेनिंग दे सकें। तो इसके अलावा मैं जो हमारे गवर्नमेंट के या और होते हैं ट्रेनर्स, मैं उनको नहीं मानता कि वो कोई ट्रेनिंग देते हैं। रिसेंटली सर ने एक पोस्ट की कि मैं ट्रेनर या ट्रेनिंग उसको कहता हूं कि जिसमें जिनको ट्रेन किया जा रहा है वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग आपको पता है कैसे होती है कि लोग बैठे हुए हैं तो ट्रेनर जो है वो आते हैं और आकर वो लंबा चौड़ा लेक्चर भाषण दिया, दैट्स ओके। तो ये एक फैक्टर है जो होना चाहिए। बिल्कुल सर। कमिंग टूवर्ड्स करियर काउंसलिंग, जो कि हमारे सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है सर। एक फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने इंटरमीडिएट पास कर लिया और वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है, तो उसे यही कहा जाता है कि नहीं ग्रेजुएशन तो करो, ग्रेजुएशन तो करो। तो ग्रेजुएशन में भी हम क्यों ना वो सब्जेक्ट्स चूज कर लें जो हमें एड करें आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो सर अर्ली कॉलेज लेवल पर या इंटरमीडिएट सेकेंडरी लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि बच्चे की करियर काउंसलिंग होनी चाहिए? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन करियर काउंसलिंग शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले तो ये घर से शुरू होती है, फिर स्कूल्स में आती है, और फिर कॉलेज में है, फिर कॉलेज से ऑनवर्ड है। तो करियर काउंसलिंग में हमारे यहाँ बच्चों को या तालिब इल्मों को ये पता नहीं होता कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज है कौन कौन सी। पहली बात तो है ये नहीं पता। तो आपने जो बात पूछी है कि उनकी करियर काउंसलिंग कैसे की जाए, तो सबसे पहले तो उसके जो इंटरेस्ट्स हैं वो देखने पड़ते हैं कि इस तालिब इल्म का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उस चीज़ का जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको आगे बताना चाहिए। मसलन हमारे यहाँ CSS का एग्जाम है, PMS का एग्जाम है। अब वो उसकी जो 3 अटेम्प्ट्स रखी गई हैं वो हर एक के लिए है, वो हर एक के लिए है। तो उनको इस चीज के लिए तैयार करना चाहिए। और जहां तक बात रह गई सब्जेक्ट्स की, तो हमारे यहाँ ऐसा है कि मसलन ग्रेजुएशन में उसको वो सब्जेक्ट्स रखवाए जाएं। तो डेफिनेटली ये बात ठीक है कि जिस तरफ उसने जाना है उसको वही सब्जेक्ट्स रखवाए जाएं। अब जहाँ तक पर बात करें हम कंपेटिटिव एग्जाम्स की, तो कंपेटिटिव एग्जाम में इस वक्त जो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए वो है इंग्लिश का। जो इंग्लिश ऐसे लिखना होता है, अब वो उनसे क्लियर नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि प्रीवियस पूरी एजुकेशन में उनको ऐसे लिखना सिखाया नहीं गया, उनको ऐसे लिखना नहीं सिखाया गया कि ऐसे लिखते कैसे हैं। तो यही प्रॉब्लम उनको फिर वहां जाकर फेस करना पड़ता है। मसलन एक तालब इल्म है, वो ज़माना तालब इल्मी से वो कॉलम लिखना शुरू कर देता है, या वो कहीं भी अपनी राइटिंग्स लिखता है और उसको इम्प्रूव करता है, वो आगे बढ़ जाता है। अब जिसने CSS करना है तो मैट्रिक के बाद चले उसने FSC भी कर ली। अब अगर उसने ग्रेजुएशन करनी है तो ग्रेजुएशन में डेफिनेटली जो आपने कहा वही सब्जेक्ट्स रखे जाएं जो उनके उसको सपोर्ट करें। तो मेजर प्रॉब्लम है उसमें इंग्लिश। उसमें BS इंग्लिश करने के बाद भी लोग चले जाते हैं। LLB में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त ये 2 कैटेगरीज के लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं CSS में, यानी कि जो पासिंग रेशियो है वो इसमें आ रहे हैं। जी जी सर, जैसे कि हम सब जानते हैं इस बार स्मार्ट सिलेबस दिया गया, तो स्मार्ट सिलेबस देना क्या दुरुस्त था? और अगर स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवा दिया गया तो फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस क्यों दिए गए? गुड। अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस से पहले हम थोड़ी सी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो हमारे सिस्टम में सिलेबस है वो किस बेस पर डिसाइड किया गया, किस बेस पर वो डिसाइड किया गया, और फिर वो कब से चला आता रहा है।
वो कब से चला आता रहा है और वही चला आता रहा है और वही हम पढ़ रहे हैं, वही हमारी पिछली कई नस्लों ने पढ़ा है। हाउ इज इट पॉसिबल कि जो पास्ट का इतना पुराना सिलेबस है वो आज भी उतना ही वैलिड हो। चलें, लिटरेचर का किसी हद तक मान लिया जा सकता है कि वो ठीक है, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं तो वो उनको नहीं लिखवाए जाते। कि सर ने हमें बताया था कि हमारे कंट्री में कौन सी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, टेक्स्ट बुक्स, ऐसा ही है। बिल्कुल। और दूसरे कंट्री में कोर्स बुक्स पढ़ाई जाती हैं। वो कोर्स बुक क्या होती है? कोर्स बुक्स में जो प्रेजेंट चीजें हो रही होती हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल होती हैं कि मसलन इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, तो वो उसमें शामिल होती हैं और हर साल कोर्स बुक नए से डिजाइन होकर आती हैं। अब इसमें रुकावट कौन है? और इट सेल्फ हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वही उसमें उसमें हर्डल या रुकावट वही है। कैसे कि अब अगर हर साल नई बुक आ जाए, हर साल उसको नया सिलेबस पढ़ाना पड़ जाए, तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। तो लेकिन वो उसने चूंकि 5 साल पहले पढ़ाया, वो जो हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस क्या है कि जिसने 5 साल एक ही किताब पढ़ाई हुई है तो ये छठे सातवें साल में भी बेहतरीन पढ़ाएगा। तो हमारे यहाँ कोर्स बुक नहीं है, बल्कि कौन सी है, टेक्स्ट बुक्स है। नेक्स्ट बात कि स्मार्ट सिलेबस क्यों दिया गया? देखें, सिलेबस चाहे स्मार्ट हो चाहे स्मार्ट ना हो, पढ़ना हमने दोनों सूरतों में नहीं है। बिल्कुल। सिलेबस सिलेबस हमने स्मार्ट भी पढ़ा दिया, सिलेबस पूरा होता तो भी पढ़ा दिया जाता। पेपर लेकिन सर स्मार्ट मेरा से जो बेसिक जी, क्वेश्चन था कि अगर स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस क्यों दिए गए? स्मार्ट, अच्छा, फिर आउट स्मार्ट ऑफ सिलेबस तो दे दिया, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम्म तो आउट ऑफ सिलेबस से आपका मुराद ये है कि जो स्मार्ट में था उसके अलावा जो दे दिया गया, जो जी स्मार्ट में नहीं था जी उसमें से क्वेश्चन आ गए, तो ये कोई हैरानी जी। की बात नहीं है और उसमें चॉइस मौजूद होती है। लेकिन हमने चूंकि इस तरह की हर बात को इशू बनाना होता है कि देखें ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लिहाजा हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। हमारे यहाँ जो पेपर पैटर्न चल रहा है, उस पेपर पैटर्न में क्या है कि वहाँ तो बहुत सारी ऑलरेडी चॉइस होती है। तो जब हम उनको चॉइस दे देते हैं तो इसका मतलब ये हमने ऑलरेडी बच्चे के माइंड में ये बात बिठा दी कि जनाब आप कुछ चैप्टर जो है वो छोड़ सकते हैं, आप कुछ क्वेश्चन जो हैं वो भी आप स्किप कर सकते हैं। हमने उसके माइंड में ये बात ऑलरेडी बिठा दी। जब हम उसे ये कहें कि भाई आपके पास चॉइस नहीं है तो आपके जितने क्वेश्चन आएंगे वही करेंगे, जब तो चॉइस ना हो फिर तो हम कहें कि जो आउट ऑफ सिलेबस है। इस फर्ज करें कि उसने 9 में से 6 क्वेश्चंस करने हैं, अब वो जो 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं उसमें से अगर एक या दो क्वेश्चन वो बुक से बाहर दे दिए जाएं तो इससे क्या फर्क पड़ता है जब उसने करने ही नहीं है। लेकिन सर अगर वो आउट ऑफ सिलेबस वो 3 क्वेश्चंस आ जाएं तो क्या पता अगर वो सिलेबस वाले ही आ जाएं तो उसको क्या पता वो वाले ज्यादा अच्छे आते हैं। तो ये ज्यादा अच्छे क्या आते हो पता। तो वो भी उसके नहीं, यही तो हमारे पास जो बेसिक रूट्स हैं इन्हीं मसाइल की, कि हम बच्चे को इस लेवल का प्रिपेयर ही नहीं कर पाते, हम उसको बिल्कुल। प्रिपेयर कर नहीं पाते कि आपके पास चॉइस नहीं है। अच्छा, इस तरह तो फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसमें भी चॉइस नहीं जी होती। दो बच्चे जी सारा नहीं करते है। हैं ना, नहीं होती जी ना, सब करते हैं। आज इसमें से चॉइस खत्म हो जाए तो बच्चा जो है वो एक पॉइंट भी मिस नहीं करेगा और ना ही उसको टीचर कहेगा कि ये क्वेश्चन जो ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला सर पोर्शन जो बहुत ही है ये अच्छा पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आपने, जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया है सर। सर जैसे कि देखने में आया स्टूडेंट्स की तरफ से एक वायलेंट किस्म का बिहेवियर देखने में आया। अ, जब एग्जाम्स नहीं लिए गए तब भी प्रोटेस्ट किए गए स्टूडेंट्स की तरफ से, एग्जाम्स लिए गए तब भी प्रोटेस्ट देखने में आए स्टूडेंट्स की तरफ से। तो सर ये जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, आपको क्या लगता है कि टीचर्स कितना रोल प्ले कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इस इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर को टैकल करने में, उनकी एंगर मैनेजमेंट में और उनकी काउंसलिंग में कितना रोल प्ले किया जा रहा है इदारों की तरफ से? उनकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है जो भी है, इसमें बिल्कुल भी कोई रोल प्ले नहीं किया जा रहा। दैट्स वाई के वो इस लेवल की प्रोटेस्ट करते हैं।
अच्छा, एग्जाम्स लिए जाएं तो भी इनका प्रोटेस्ट है, ना लिए जाएं वो भी, तब भी इनका प्रोटेस्ट है। अच्छा, अच्छे नंबर मिल जाएं तो भी प्रोटेस्ट है, ना अच्छे नंबर मिले तो भी प्रोटेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि कोई रूट काज, कोई बेसिक रीजन है, कोई ऐसी जड़ों में बैठी हुई चीज है जो रूट आउट नहीं की जा रही। वो क्या है? वो ये है कि बच्चों को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं किया जाता। मसलन जहां पर उन्होंने 4 पेपर दे दिए, वो 8 भी दे सकते थे, और हर साल देते हैं बिल्कुल। और होने चाहिए थे। तो उनको साइकोलॉजिकली जो है ना वो हैंडल नहीं किया जाता किसी भी लेवल पर। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो उस्ताद इकराम हैं वो ट्रेंड होकर नहीं आते, और एक स्टूडेंट को हमेशा साइकोलॉजिकली ही डील किया जाता है। एक टीचर को अगर क्लास में खड़े होकर अपने तमाम उसके जो एक यूनिट है, क्लास है बैठी हुई है, अगर उसको एक एक बच्चे के नफ्सियाती मसाइल का पता नहीं है तो उनको कैसे पढ़ा सकता है? तो वो कैसे उनको, एक बिल्कुल। बच्चा है वो परेशान बैठा है, उसने सर झुकाया हुआ है, तो हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर दो कंट्राडिक्टरी बातें हैं कि एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, ना कि उसको सारी चीजों में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने से पहले उसको एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। उसके अंदर इतनी बिल्कुल। सेंस ऑफ परसेप्शन होनी चाहिए कि वो अपने तुलबा के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ सके। और अगर वो उनको नहीं समझ पाता तो फिर उसके नतायज इस तरह से हमारे सामने आते हैं। एक टीचर क्लास में खड़ा होकर वो इन्फ्लुएंस अपना डाल रहा होता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आगे दुनिया में निकलना होता है। तो अब जब वो खुद उसको नहीं अंदाजा होता तो उनको कैसे करेगा उनको हैंडल? तो इनको नफसियाती तौर पर ऐसा हैंडल नहीं किया जाता कि ये एग्जाम्स किस लिए हैं। अब आप इसके ऊपर देखें कि हमारे 9th और 10th, सॉरी 9th और फर्स्ट ईयर, इन बच्चों के माइंड में आखिरी पेपर तक या पहले पेपर जब शुरू होने थे उस शुरू वाले पेपर से एक दिन पहले तक भी यही यकीन था कि हमारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे और हम भी प्रीवियस बिल्कुल। लोगों की तरह प्रमोट हो जाएंगे। और इसने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तलबा को कि जिनको जी। उन्होंने 6 months पहले इसलिए उन्होंने पेपर देना, पढ़ना, टेस्ट देना छोड़ दिए कि हम तो जी प्रमोट हो जाएंगे, हम प्रमोट हो जाएंगे। और मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट जो थे वो निकम्मे होकर बैठ गए। तो इस चीज का उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। सर मैं इसी हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि पिछले साल तो चूंकि कोविड-19 एग्जाम्स के बिल्कुल बीच में आ गया था, तो तभी हम्म एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अगले साल के लिए गवर्नमेंट ने उसी दिन से तैयारी क्यों नहीं शुरू की कि प्लानिंग कर लेते, अच्छी पॉलिसीज बना लेते, ताकि स्टूडेंट्स भी इतने अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में ना रहते, वो पढ़ते। हम्म। तो ऐसा क्योंकि ना इस साल किया भी नहीं गया। इन्होंने एंड पर आके सब कुछ डिसाइड किया था, स्मार्ट सिलेबस भी बिल्कुल एंड पर आके इंट्रोड्यूस करवाया, और एग्जाम की जो डेट्स थी वो भी बार बार फ्लक्चुएट की। हम्म। तो इसके ऊपर वर्क नहीं किया जाता। ये ओवरऑल हमारी पूरी कौम का जो है ना वो आप अलमिया कह लें, माइंड सेट कह लें, कि वो इसी चीज के ऊपर बैठी रहती है कि अच्छा जब आएगा तो हम देख लेंगे, जब कोई मुश्किल आएगी तब हम देख लेंगे। यानी हमने वो आखिरी लम्हे 11th आवर में जाकर चीजें डिसाइड करनी होती हैं, हम पहले से डिसाइड नहीं कर पाते। तो यही अलमिया था। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो हुक्मरान हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वो भी हम में से ही हैं। वो भी देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, और 11th आवर में जाकर वो चीज़ें डिसाइड करते हैं, पहले से प्रिपेयर नहीं होते। तो वो पहले से इन चीज़ों की प्रेपरेशन कर लें कि आने वाले वक्त में हमारे साथ ये मसाइल हो सकते हैं। सर जैसे कि हम सब जानते हैं, इस बार सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स लिए गए और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। तो सर आपकी नज़र में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का इम्तिहान मुलतवी करने का कितना नुकसान हो सकता था या हो सकता है फ्यूचर में जाके? हो सकता था और हुआ भी है कि जहाँ पर
इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जाम लिया गया, वहां पर इसका एग्जाम भी लिया जा सकता था और लिया जाना चाहिए था। अब उसकी एग्जाम्पल आप यूं देखें कि एक स्टूडेंट ने बीएस इंग्लिश करना है या बीएस उर्दू करना है, अब वो किस बेस पर आगे जाएगा? इस बेस पर कि उसके जी साइंस की वजह से दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स लगे और वो बहुत ज्यादा मार्क्स लेकर आगे चला गया। तो इनका एग्जाम जो है ना बिल्कुल होना चाहिए था। और बेसिक जो कंपटीशन होता है वो होता भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से है। मसलन साइंस में है, डेफिनेशन है या कोई डेरिवेशन है, उन्होंने सही कर ली। लेकिन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, इनमें मैटर करती हैं उसकी जो कि उसने अमला कितनी ठीक है, उसकी स्पेलिंग कितनी ठीक है, उसकी ग्रामर कितनी ठीक है। तो इसी चीज में जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज जब नहीं ली जी गई, अब इसका नुकसान डेफिनेटली हुआ है। अब हमारे पास इस वक्त जो 1100 में से 1100 नंबर लेकर आने वाला स्टूडेंट है, मेंटली वो उस लेवल का नहीं है। तो कुछ बड़े कॉलेजेस ने, इदारों ने ये कहा है कि हम अपना अलग से टेस्ट लेंगे, अगर वो टेस्ट बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो हम उसको एडमिशन देंगे, अदरवाइज वो उनको एडमिशन हम नहीं देंगे। यानी कैलिबर कुछ और है लेकिन उसके मार्क्स जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी आपकी इसी बात के रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करने लगी थी कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसको बोर्ड इग्नोर कर देता है, और जो बोर्ड में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होती है उसको आगे इंस्टीट्यूशंस आगे वाले इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह वो बोर्ड की कारकर्दगी को इग्नोर कर देते हैं। तो सर ऐसा क्यों है, और आपकी नज़र में क्या ऐसा होना चाहिए? अच्छा, इसमें जो मुझे आपका क्वेश्चन है उसकी जो समझ मुझे आई है कि एक तरफ है इदारे, दूसरी तरफ है बोर्ड। जी अब बोर्ड ने जो एग्जाम लेना है, इदारा सिर्फ उसी को फोकस करता है। मसलन हमने सपोज कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो हमने उसके बोर्ड के पास पेपर उठाकर देख लेने हैं कि बोर्ड की नज़र में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बुनियाद पर एक बच्चा अच्छे नंबर लेकर दे सकता है। तो किसी भी इदारे की जो कामयाबी है वो उसके रिजल्ट्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कि जी उसकी बोर्ड में कितनी पोजीशंस आ गई हैं, कितने बच्चे हैं जो 90% से ऊपर गए हैं, कितने 80% से हैं। तो बोर्ड का ऐसा इसमें कोई इतना रोल नहीं है। उन्होंने जस्ट क्या किया है कि सिलेबस दिया हुआ है, बुक्स दी हुई हैं, उसमें से पेपर बनाया, पेपर बना के पेपर ले लिया, पेपर लेने के बाद उनको मार्क करके उनको रिजल्ट दे दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है कि एक रिजल्ट के बाद नेक्स्ट उसने लेवल पर जाना है, तो उस लेवल पर जाने के लिए उसको किस चीज की जरूरत है, वंस अगेन वहां पर कंपटीशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एंटी टेस्ट की बात करें कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, हमें ये एग्जाम क्यों लिया जाता है, तो डेफिनेटली हमारे पास उसकी सीट्स जो है ना बिल्कुल कम है। ज्यादा लोगों को एमबीबीएस नहीं करवाया जा सकता, वो लिमिटेड सीट्स हैं। तो अब उन लिमिटेड सीट्स के लिए वंस अगेन उसको क्या करना पड़ता है, उनको स्क्रीनिंग करनी पड़ती है कि अब ये कंपटीशन है, इसमें देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। तो अदारे का अपनी सर, जगह रोल है जी। सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उस पर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं बन सकती? हाँ, ये बात, उसकी वजह क्या है कि एक बच्चा रट्टा लगाकर आगे आ गया है, या तो वहां पर एक बेस बना दी जाए कि कोई आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, कोर्स बुक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, उसमें फिर पता चल जाएगा कि कौन आगे आया। उसकी वो जी सिलेबस नहीं दिया गया। अब एक स्टूडेंट है, वो बहुत कैलिबर वाला है लेकिन उससे रट्टा नहीं लगाया जाता, वो कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझता है, लिखता है, तो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कभी भी अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाया। क्योंकि बिल्कुल। इसका, हाँ, इसका एक बड़ा मैसेज, एक मूवी है थ्री इडियट्स, उसमें दिया गया है कि वो जो बुक में लिखी है ना डेफिनेशन, वो आप जी डिटो कॉपी करके लिख दें तो वो उसके 2 नंबर पूरे आ गए। लेकिन अगर उसने कोई अपनी कोई डेफिनेशन लिख दी है तो वो उसके नंबर नहीं आएंगे। तो अगर तो ये बिल्कुल चीजें बिल्कुल। हो, अगर इस बेस पर हो, तो फिर बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर जाकर उनकी लिस्ट बन सकती है कि ठीक है जी यही मेरिट है। ओके सर। सर, व्हाइल हायरिंग टीचर्स आप इस बात हम्म को कितना कंसिडर करते हैं कि द पर्सन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इज कमिंग बाय चॉइस?
अच्छा, हमारे यहाँ आपकी बात पूरी हो गई। जी सर, बिल्कुल। ओके। मैंने इसका थोड़ा से क्लू पहले भी दिया आपको कि हमारे यहाँ जो टीचर्स आते हैं वो बाय चॉइस नहीं आते, वो हादसाती तौर पर आते हैं। जैसे मैंने आपको जी पहले एग्जांपल दी कि उसने करना तो था एमबीबीएस, जी उसने करनी तो थी इंजीनियरिंग, लेकिन अब बिल्कुल उसमें मेरिट नहीं बना, वो उधर जा नहीं सका, तो फिर और रास्ता कोई नहीं था। फिर उसने कहा कि चलो बिल्कुल। टीचर ही बन जाते हैं। तो टीचर को हमारे यहाँ आखिरी आखिरी चॉइस समझकर अडॉप्ट किया जाता है कि कुछ नहीं बन सके तो चलो टीचर ही बन जाते हैं, बीएस किया है तो चलो किसी स्कूल में लग जाएंगे, किसी कॉलेज में लग जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो हायरिंग में उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि उसको किस बेस पर रखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो एक विजन है, जो माइंड सेट है, मैं कहता हूँ कि एक जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाए ना, बल्कि वो बच्चों को कुछ प्लस में भी दे। वही चीजें जो उसको नहीं मिली थी, कम से कम वो आगे उनको जरूर दे। हमें वो कौन सी चीजें हैं जो नहीं मिलती, वो हैं कि सिलेबस 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 सिलेबस, इससे हटकर और कुछ नहीं है। कि कभी उसको ये सोचना ही सिखा दिया जाए कि सोचते कैसे हैं, उसको यही बता दिया जाए कि हमारे मुख्तलिफ फियर्स होते हैं, खौफ होते हैं, उनमें से कैसे निकला जाए। उसको यही सिखा दिया जाए कि आपने अपने लिए डिसीजन कैसे करने हैं। चाहे आपने वो एफएससी के आगे कुछ भी करने का डिसीजन है तो उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन उनको ये कभी सिखाया नहीं जाता। तो किसी भी टीचर को ये चाहिए कि वो बच्चों को कुछ अलग से उनके अंदर उनको इनकलकेट करे। आप खुद जिस लेवल से पढ़ी हैं, तो कभी कंसिडर कीजिएगा, पास्ट में मुड़कर देखिएगा कि कभी आपके मैथ्स के टीचर वो क्लास में आए तो किसी बच्चे ने यूं ही कोई क्वेश्चन कर दिया कि फर्ज कोई भी जो सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं था, तो उस टीचर ने क्या किया, उसने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी के जो तजर्बात थे उनकी रोशनी में बच्चों को कुछ और चीजें दी। आपको मैथ सारी जिंदगी याद नहीं रहेगा, लेकिन उस टीचर का आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे कि ये बात बताते हुए अभी भी मेरे माइंड में हमारे मैथ्स के एक प्रोफेसर साहब थे सेकंड ईयर में, मुझे ये बताते हुए याद आ गया है कि एक दिन उन्होंने ये बात बताई थी। तो वो बातें हमेशा याद रहती हैं। तो टीचर्स को सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि सिलेबस से बिल्कुल। हटकर कुछ बताना चाहिए, वहाँ जिंदगी मौजूद होती है जो एग्जिस्ट करती है। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन जो है इट्स कंसर्न विद एक्चुअली गवर्नमेंट। सर, टीचर्स की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन को इतना अच्छा कब बनाया जाएगा कि इंटरमीडिएट के कुछ स्टूडेंट्स तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा भी कुछ बनने की ख्वाहिश का इजहार करें? नहीं, ये कभी नहीं हो सकेगा। ये होता है जहाँ आज़ाद कौमें हों। इसकी एग्जांपल्स हमें बहुत सारे कंट्रीज में मिलती हैं। इवन दैट आप सऊदी अरेबिया में देख लें तो सबसे जो अजीम पेशा शोबा वो टीचर को कंसीडर किया जाता है, उसको वो रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको वो ऑनर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं है, और ना ही ऐसा कभी फ्यूचर में कोई अगले, क्योंकि पिछले 70 ईयर्स में नहीं हुआ, तो अगले 70 ईयर्स में हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनकी जो फाइनेंस है या इनके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर किया। ये दूर दूर तक ऐसा नहीं है। सबसे तो फिर ज्यादा सर, जब भी स्टूडेंट्स का माइंड होता है वो टीचर को सबसे एंड पर रखते हैं कि टीचर तो एंड पे बनना ही रखते नहीं हैं। है। एग्जैक्टली जी exactly। वो आखिर पे रखते हैं। अच्छा, को हादसाती तौर पर बन भी गया तो वो चंद सालों में, चंद महीनों में वो कहता है कि नहीं जी, ये नहीं है, चलो जी कुछ और कर लेते हैं। तो वो फिर एक पढ़ा लिखा नौजवान या पढ़ा लिखा एक बंदा वो कहता है कि यार क्यों ना हम कोई छोटी सी जॉब बिजनेस शुरू कर लें, कोई दुकान बना लें, तो वो इससे जो है ना वो कई गुना बेहतर होगा। तो गवर्नमेंट के हवाले से तो ये इंतहाई मुश्किल है कि इसके ऊपर कोई स्टेप लिया जाए। उसकी वजह ये भी है ना कि गवर्नमेंट सेक्टर के कितने इदारे हैं, वो कम हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके इदारे ज्यादा हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर तो नहीं आती।
चलो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में उन्होंने अपने टीचर्स को काफ़ी फैसिलिटेट कर रखा है, फैसिलिटेट करते हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती हैं। लेकिन हमारा जो टीचर प्राइवेट सेक्टर में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, उसका कोई जो है वो नहीं देखा जा रहा कि उनके लिए कोई क्राइटेरिया ही सेट कर दिया जाए। सर इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन सर मंथली भारी फीस इज नॉट अ जस्टिफाइड थिंग। और सुनने में ये भी आया है कि कोविड-19 के दौरान जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं, तब भी फीस पूरी पूरी ली गई और पेरेंट्स को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो सर आप क्या राय पेश करेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रही हैं। जब कोई भी जिसे हम नागहानी आफत कहते हैं, जब कोई भी ये चीज आती है तो उसमें हम सब बराबर का हिस्सेदार होते हैं, हम सब पर वो एक जितनी लागू होती है। अब पहली बात आपने पूछी कि उनसे इतनी ज्यादा फीस लेना क्या ये सही है या सही नहीं है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो उसके अगेंस्ट बच्चों को कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मसलन अगर मैं अपने ही कॉलेज की बात करूं तो अब नंबर वन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी इदारे हैं उनके बहुत ज़्यादा जगह है, जगह बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो पुरानी है। और वो जो बिल्कुल। मॉडर्न ट्रेंड्स हैं ये पूरी दुनिया में लोग सबसे पहले अपने इदारों को बेहतर बनाते हैं, लेकिन यहाँ वो उनको अपडेट नहीं किया जाता या किया जाता है तो बहुत अरसे के बाद। तो अब चूंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर वो उतना रेवेन्यू वहां से आता नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर उतना लगा नहीं पाती। तो बमुश्किल जो है वो अपने जो सर्वेंट्स होते हैं उनको अप्लाई तो कर रही होती है। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कंपटीशन इतना ज्यादा है, जब compete करना है तो सबसे पहले उन्होंने अपनी लोकेशन है, बिल्डिंग है, वो बेहतरीन करनी है। फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखती हैं कि कहीं भी एयर कंडीशन क्लासरूम्स नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में पहली डिमांड ये है कि जी वहाँ पर एयर कंडीशन है। फिर बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर में और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो फंड्स की वजह से नहीं हो पाती। तो प्राइवेट सेक्टर क्योंकि कंपटीशन में compete करने के लिए ऐसा करता है और उसको करना पड़ता है, अदरवाइज वो compete नहीं कर पाता। तो देखना ये होता है कि अगर वो फीस इतनी ले रहे हैं तो क्या उसके अगेंस्ट वो दे क्या रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें बिल्कुल। बैलेंस में है या अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ प्रॉफिट भी ले रहा है, अगर उसके अगेंस्ट वो अच्छी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है तो दैट्स अ गुड थिंग। नेक्स्ट चीज आपने क्या पूछी थी? नेक्स्ट चीज मैंने पूछी थी सर कि बस ये रिलीफ नहीं दिया जाता पेरेंट्स को। हाँ, तो कोविड में जो रिलीफ नहीं दिया गया, कोविड आपका ये 19 था में कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने हर चीज ऑनलाइन पढ़ा, फिर भी उनसे फीस फुल ली गई जबकि दे वर नॉट प्रेजेंट इन द स्कूल फिजिकली। जी इसके ऊपर बहुत ज्यादा वालदैन ने एहतजाज भी किया, इवन दैट अदालतों तक बात पहुंच गई। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये हैं कि अब प्राइवेट इदारा है वो चलता किसके ऊपर है, इन सिर्फ फीस के ऊपर। अब वो फीस आएगी तो वहां पर जो स्टाफ है, जो फैकल्टी है, उसको उनकी तनख्वाह दी जाएगी। अब जब एक प्रिंसिपल है या इन्वेस्टर है जो स्कूल का मालिक है, अब जब उसके पास इनकम नहीं आ रही तो वो कैसे उनको सैलरी दे दे। चलो वो 1 2 3 महीने दे भी दे, लेकिन वो इस पूरे साल में जो सस्टेन नहीं कर पाया। इसलिए वालदैन बहुत सारे जो इस चीज को समझते थे तो उन्होंने कोऑपरेट किया भी कि चलो हाफ फीस पे की, ताकि जो फैकल्टी है, वहाँ के टीचर्स हैं, तो ये एक सर्कट चलता रहे। तो इसमें कोई परेशानी या हैरानी वाली बात नहीं है। तो एक इदारे वाले डेफिनेटली वहाँ टीचर्स ही तो हैं। तो वो जो सबसे ज़्यादा नुकसान या हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था वो टीचर्स कम्युनिटी को करना पड़ा था। बहुत सारे स्कूल्स बंद भी हुए, प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस। तो बहुत सारों ने जो है वो अपनी फैकल्टी को कहा कि जी हम अभी पे नहीं कर सकते, जब हालात ठीक होंगे या दोबारा से सेशन शुरू होगा तब हम आपको रख लेंगे। तो अब वो टीचर जिसका सोर्स ऑफ इनकम एक ही था, अब वो कहाँ जाता, एकेडमी बंद हो गई। तो
हाँ, तो ये जी। जो है ना, इसके पीछे ग्राउंड रियलिटी है। तो ये दोनों तरफ से है। तो वालिदैन अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि जी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो फीस क्यों दी जाए। तो अब दूसरी तरफ है जो स्कूल वाला है, या तो वो उसको बंद करके बैठ जाए और टीचर से कहे कि जब फीस आएगी तब मैं आपको सैलरी दे दूंगा। तो ये एक वैलिड सी बात है जी। सर प्राइमरी लेवल पे, एजुकेशन के प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और हायर लेवल पे आप बच्चों को यानी यूथ को और टीचर्स को और एजुकेशनिस्ट को क्या सजेस्ट करेंगे? अपने सजेशंस शेयर कीजिएगा। इसमें शेयर करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं हो पाती, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। लेकिन मेरा जो एक अपना माइंडसेट है, अपना एक ख्याल है कि कोई भी टीचर जो जहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर उसकी ड्यूटी है, जहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट स्कूल में है या वो प्राइवेट स्कूल में है, तो वो वहां पर खड़ा होके इंडिविजुअली अपना रोल प्ले कर सकता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं गवर्नमेंट जी। स्कूल्स में, जहाँ पर 6-7 टीचर्स होते हैं। तो उनमें कोई एक टीचर ऐसा होता है जो सुबह पहुंच जाता है जल्दी, वो जाके बगैर किसी के कहे या उसका कोई उसको फायदा नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एक 0 पीरियड भी लेता है। फिर वो छुट्टी के बाद भी बच्चों को बिठा लेता है, उनके ऊपर मेहनत करता है। तो अल्टीमेटली उसका रिवार्ड उसको इज्जत की सूरत में मिलता है कि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये हर एक को अपने तौर पर जहां पर भी वो है उसको अपना अपना रोल प्ले करना होगा। और रोल प्ले करने में जो सबसे पहली चीज है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो एक नई सोच है उसको सही तरीके से इनकलकेट करना होगा कि जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, दुनिया है ये किस तरफ को जा रही है, इसके दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें और हम थोड़ी सी एडिशन कर लें, अगर कि किसी भी मुल्क में रहते हुए अगर हमने कामयाब होना है तो वहाँ के सिस्टम को भी समझना पड़ता है। अब हमारे बहुत सारे तलबा से अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे मुल्क में सिस्टम कौन सा है, निज़ाम कौन सा है, या निज़ाम हुकूमत कौन सा है, तो उनको ये बिल्कुल पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो जब उनको ये नहीं पता, यानी कि अपने मुल्क का नहीं पता, तो दूसरे मुल्कों का या पूरी दुनिया में क्या पता होगा। तो कभी कभार मसलन ये चीज उनको पाक स्टडीज पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छे से बता सकता है। अगर उनको साइकोलॉजिकली अगर उनको हैंडल करना है, उनको चीजें समझानी हैं, तो वो एक इंग्लिश का टीचर भी कर सकता है, क्योंकि लिटरेचर इज अल्टीमेटली साइकोलॉजी है, तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है कि वो किस कंट्री का हिस्सा है, किस प्रोविंस में रहता है, और वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम क्या है। मसलन अगर पाकिस्तान में ही कामयाब होना है, आपने सीएसएस करना है, तो सीएसएस करने के लिए आपको पहले दिन से ये समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क में सीएसएस कैसे होता है। फिर सीएसएस जब हो जाए तो उसमें इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू में पास हो गए तो आपकी एलोकेशन है, उसके बाद आपने क्या करना है। असल चीज, असल जिम्मेदारियां आपकी वहां से शुरू होती हैं। तो वो जो आपको एक सीट मिल गई है, अब वहां पर आप एक तहसील के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वहां पर आपका क्या रोल है। अगर इंडिविजुअली हर कोई ये सोच ले तो ये बेहतरी आ सकती है। ओवरऑल अगर हम दूसरों के ऊपर डाल दें कि मैं किसी और को समझा दूं या किसी और को कह दूं तो और वो ऐसा कर ले, ये चीज कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। हमें इंडिविजुअली खुद से ही करना पड़ेगा कि हम अपने तौर पर ये कर सकें। एंड सर जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं उनके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे? उनको प्रोटेस्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। उसकी वजह क्या है कि उनको प्रोटेस्ट करने पर मजबूर भी वही लोग करते हैं जिनके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनको मजबूर किया जाता है, उनको कोई ऐसे अनासर, कोई ऐसी वजूहात दे दी जाती हैं तो जो उनको इस चीज पर मजबूर कर देती हैं कि वो प्रोटेस्ट करें, वो आगे बढ़ें, वो तोड़ फोड़ करें। बहुत सारी चीजें अभी भी आप देखती हैं कि हमारे लाहौर में या मुख्तलिफ सड़कें बंद की गई। तो इन चीज़ों के कभी कोई अच्छे नतायज नहीं निकले। एटलीस्ट ये चीज़ हमारे एशिया में जब तक होती रही है तो इसके कोई पॉजिटिव असरात निकले नहीं।
कि कोई इसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल गए हों, कि कोई प्रोटेस्ट करने का कोई अच्छा नतीजा आ गया है, तो वो नहीं आया। हमारी जो प्रोटेस्ट होती है वो किसी खास मकसद के लिए नहीं होती, यानी कि वो सिर्फ देखा देखी होती है कि एक हजूम कर रहा है तो उसमें कुछ लोग और शामिल हो गए, कुछ लोग और शामिल हो गए, तो ऐसा करते रहते हैं जिसके कोई खैर का रिजल्ट नहीं निकलते। जी सर थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती टाइम से इस लाइव सेशन को टाइम दिया, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने टाइम दिया, और तमाम देखने वालों की भी शुक्रगुजार हूँ। और सर आपसे भी यही कहूँगी और देखने वालों से भी कि जितनी भी गलतियां थी मेरी, आप लोग उनको हाईलाइट कीजिएगा ताकि वो गलतियां दुरुस्त की जा सके। एंड सर वंस अगेन थैंक यू। और मैं सेशन का मैं एंड एक शेर से करना चाहूंगी जो कि मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। जी निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह दैट्स हाफिज। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू।